तो हेमा जी, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में, जिसे हम सुकून से बातचीत कहते हैं। इसमें हम आराम से इत्मीनान से बात करते हैं। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले आपसे कि आपकी पैदाइश कहाँ हुई। अभी तो फिलहाल आप ऑस्ट्रेलिया में हैं। हाँ। हाँ, थैंक यू रवीश। हम्म। सुकून से बातचीत, हाँ, तो बड़ी सुकून की जगह है जहाँ हम पैदा हुए थे। रानीखेत के पास एक गांव है, उत्तरांचल में, उत्तराखंड में। वहां पैदा हुई थी और 2 साल के बाद मैं लखनऊ आ गई थी। तो ज्यादातर तो मेरी यादें और मेरा बचपन लखनऊ का ही है, लेकिन हाँ, पैदा मैं उत्तरांचल उत्तराखंड में हुई थी। तो ये हाँ, पहाड़ से फिर इधर नीचे कैसे आना हुआ? बस मम्मी पापा आ गए तो हम भी आ गए साथ में। हमने गोद में उठाया, कहा चलो, हमने कहा चलो, हमें तो बस खिलौना दे दो हाथ में, हम जहाँ ले जाओ वहां पहुंच जाए। तो पापा की जॉब क्योंकि लखनऊ में लग गई थी, तो हम लोग लखनऊ शिफ्ट हो गए। तो फिर बताइए कि लखनऊ में कौन कौन सा खिलौना से खेले आप? लखनऊ में मुझे लगता है कुछ लकड़ी के कुछ एक आध खिलौने होते थे शायद। वो एक वो होता है ना जिससे कपड़े धोते हैं, जिससे हम्म। पीटते हैं कपड़े, हाँ। एक तो वही रहा होगा। उसी से बैट बना लिया, उसी से कुछ भी कर लिया, कुछ वैसा सा होगा। और शायद और तो मुझे कुछ याद नहीं है। तो फिर और कौन कौन सी यादें हैं बचपन की, जिसे आप साझा करना चाहेंगे, तो थोड़ी रोमांचक हो, थोड़ी। बचपन की सबसे जो मजेदार याद है मेरी, स्कूल का जो दिन था एक, वो बड़ा मजेदार सा है कि मैं स्कूल जा रही थी और शायद मैं 3.5-4 साल की रही होंगी और नर्सरी में थी। तो हमारे स्कूल के सामने पानी भर गया था। तो मैं किनारे खड़े होकर सोच रही थी कि मैं इससे पार कैसे जाऊं, मुझे तो जाना है। तो एक अंकल जी ने देखा होगा मुझे, वो वापस लौट के आए। उन्होंने मुझसे पूछा, बेटा स्कूल जाना है? तो मैंने कहा हाँ। उन्होंने मुझे फट से गोद में उठा और साइकिल में बिठा के चल दिए। अब मेरी ऐसी हालत हो गई कि अरे ये मुझे किसी ने किडनैप कर लिया है, कहाँ उठा के कौन मुझे लिए जा रहा है। खैर, जैसे ही उन्होंने मुझे स्कूल गेट पे उतारा, मैंने ना उन्हें थैंक यू करा, ना उनकी तरफ एक बार पलट के देखा, और सीधे भागते हुए स्कूल के अंदर। तो ये मेरी बचपन की सबसे पुरानी याद मेरी यही है। तो इसके अलावा मुझे याद आता है कि हाँ, मतलब काफी उस समय मेरे लिए काफी थ्रिलिंग हो गया था, तो वो आज तक मेरे नहीं जहन में बिल्कुल। तो तो वो स्कूल में कुछ आप, ऐसा सा एक्सपीरियंस था हाँ, मेरा। तो स्कूल में आप सीधी सादी बच्ची थी या थोड़ी चंचल थी, शरारती थी, कुछ कारनामे? मैं बहुत बचपन में शरारती थी, जैसे कि अभी मैंने बताया, जब मैं केजी क्लास में गई तो मैंने कई बार स्कूल से भागने की कोशिश की। और एक बार मुझे आधे रास्ते तक जाने में सफलता भी मिली, लेकिन पीछे से गार्ड दौड़ता हुआ आया और वो मुझे पकड़ के गोद में उठा के वापस स्कूल ले गया। तो बहुत बचपन में मैंने ये हरकत की है कि मैं स्कूल से भाग जाऊं। लेकिन उसके बाद फिर नहीं, मेरे ख्याल से सेकेंड क्लास के बाद से तो मैं बहुत ही सीरियस स्टूडेंट हो गई थी। और फिर मैं कभी कभी देखा ही नहीं गेट की तरफ कि वहां गार्ड है कि नहीं, भाग सकते हैं कि नहीं। और कुछ ही अलावा उसके बाद क्या हुआ? और बस स्टूडियस टाइप या कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भी कुछ इंटरेस्ट था? नहीं नहीं, मैं बहुत ही पढ़ाकू थी। और इनफैक्ट पहले तो पढ़ाकू भी नहीं थी, पहले तो मैं बहुत ही बंजारा टाइप थी। मेरी मम्मी कहती है कि मैं जो है छत पे बैठ के किसी कोने में बैठ के अकेले गाना गाती रहती थी। और स्ट्रेंजली मैं शायद 5-6 साल की थी, जबकि मुझे याद है कि मैं जब अपने मोहल्ले से निकलती थी तो लोग कहते थे, अरे बेटा सुनना, जरा वो वाला गाना सुना दो। तो मतलब पूरे मोहल्ले भर में विख्यात था कि ये लड़की जो है वो गाती गुनगुनाती रहती है। तो मेरा कुछ वैसा सा था। और मैं 6 साल की रही होंगी। हमारे घर के पास उन दिनों एक भिखारी आया करता था, बहुत ही अच्छा गाता था, बहुत ही अच्छा। तो एक दिन मैं उसको सुनते सुनते उसके पीछे पीछे बहुत दूर तक चली गई, घर से काफी दूर, जहां से मैं शायद वापस खुद आ भी नहीं पाती। तो मेरे मोहल्ले में किसी ने देखा कि घर में उधर हाहाकार मचा हुआ है, ये लड़की वहां भिखारी के पीछे कहाँ घूम रही है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम इसके पीछे कहाँ। तो मैंने कहा नहीं, गाना गा रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, तो मैं सुनते हुए चली जा रही हूँ इसके पीछे। फिर उस भिखारी को भी कहा गया, भाई तुमने देखा है कहाँ से तुम्हारे पीछे आ रही है? तो कहता है, हमने देखा नहीं, हम तो जा रहे हैं आगे, हमारे पीछे कौन है, हमें क्या बना। तो मैं जो है उस दिन पकड़ के धर के मुझे वापस
घर में पहुंचाया गया, वरना शायद पता नहीं मेरी कैसी फिर आगे परवरिश होती। पर उस दिन मैं वापस लौट के आई। तो बहुत बचपन में तो मेरा ऐसा अंदाज था कि खेलो कूदो, गाओ बजाओ और हो गया। लेकिन हाँ, फिर बाद में पापा ने समझाया कि बेटा अगर पढ़ोगे नहीं तो ठीक नहीं रहेगा तुम्हारे लिए। तो उसके बाद मैंने पढ़ना शुरू किया और फिर पढ़ती रही, फिर कुछ और नहीं किया, कुछ हाँ भी आप, नहीं। हाँ आपकी एक बुक है तुम तक। तुम हाँ, तक में भी एक जिक्र है कि पापा बच्ची को ले गए थे और रास्ते में हाँ, छोड़ के आ गए। वो हाँ, आप वो वो इतनी कितना सही है आपके जीवन के हिसाब से? वो बिल्कुल मेरे जीवन की ही घटना है कि मैं उस समय सेकंड क्लास में थी या थर्ड क्लास में थी, या तो थर्ड क्लास का वो मिड टर्म था या फिर सेकंड क्लास की वो फाइनल थी। उसमें कॉपीज मिली थी घर पे दिखाने के लिए कि टेस्ट कॉपीज हैं। उसमें मुझे इतना बड़ा सा अंडा मिला हुआ था। तो मैंने वो निकाली ही नहीं बैग से। लेकिन पापा को पता था कि भाई ये टाइम तो ऐसा है, कॉपी मिली जरूर होगी। पापा ने खुद ही बैग खोला। अब उसमें से निकलने शुरू हो गए चिट्ठे। एक दो तीन टेस्ट कॉपियां निकली, किसी में कुछ नंबर, किसी में कुछ, एक में 0 नंबर। ओ हो, इतनी मेरी उस दिन पिटाई धुलाई हुई। उसके बाद पापा ने कहा चलो निकलो, तुम्हें जो है छोड़ के आएंगे कहीं, ऐसे बच्चे हमें चाहिए ही नहीं हमारे घर में। और मैं सबसे बड़ी थी, तो एग्जाम्पल सेट करने का वही काम हो गया कि भाई छोटे भी देख के दहल गए कि ओहो ऐसा होता है, तो मतलब उन्होंने जीवन में ऐसा उनको नहीं झेलना पड़ा। तो मुझे पापा लेकर के गए। और पापा एक तो ऑफिस से आए थे, तो आते आते ये सब कार्यक्रम होते होते मेरे ख्याल से 7 सवा 7 बज गया था। अब सब जगह अंधेरा है और पापा मुझे पता नहीं कहाँ ले जाके एक भरी पूरी सी मार्केट सी प्लेस थी, वहां छोड़ दिया और कहा कि अब तुम यहीं खड़े रहना, मेरे पीछे तो आना मत और चाहे जहां चली जाए, क्योंकि तुम पढ़ती लिखती नहीं हो, ऐसे बच्चों का हमें कोई काम नहीं। तो मैंने कहा ठीक है। अब मैं डर भी गई थी इतनी मार पिटाई के बाद कि अब पापा के पास पीछे पीछे कैसे जाऊं, जबकि उन्होंने कह दिया है कि आना नहीं। तो मैं वहीं चुपचाप खड़ी रही। अंधेरा बढ़ता गया, मेरी घबराहट, मेरा रोना बढ़ता चला गया। खैर पापा शायद जल्दी ही आ गए होंगे, लेकिन मुझे तो लगा कि वो कितना समय बीत गया, मैं यहाँ खड़ी खड़ी रो रही हूँ। पता नहीं अब मेरा क्या होगा। फिर पापा आए। पापा ने पूछा चलना है घर? हमने कहा हाँ। तो कहा, आई क्यों नहीं मेरे पीछे? इतनी जोर से मुझे डांट पड़ी कि क्या सोच रही थी यहाँ खड़े होके। मैंने कहा कुछ नहीं, आपने मना किया था। पापा ने कहा चलो। फिर जो मेरा हाथ पकड़ के पापा वापस घर लाए, और उसके बाद से मैंने कभी भी 0 तो नहीं देखा अपनी कॉपी में। फिर देखा होगा मैंने ना, खूब पढ़ाई की, खूब पढ़ाई जीरो की। देखा होगा ना, उसके हाँ। पहले सिक्स, उसके पहले 6 होंगे, 7 होंगे, 8 होंगे, 9 होंगे, हाँ, 10 होंगे। मतलब अकेले अपने आप में 0 बट्टे सन्नाटा कभी नहीं देखा। उसके बाद से तो जीवन सुधर गया मेरा। लाइन पे आ गया कि पढ़ो लिखो वरना सब गड़बड़ है। तो तब से पढ़ाई लिखाई में रट्टा घोटना कह सकते हैं एक तरह से, वो मैंने शुरू कर दिया। जो आ हाँ जाए वो, मुझे किसी सब्जेक्ट से परहेज नहीं था। चाहे वो बायोलॉजी हो, हिस्ट्री हो, सिविक्स हो, अरे जो दे दो मैं एकदम ऐसा घोट के बढ़िया तैयार करूंगी कि हाँ, तो मतलब उसमें भी कहानी थी ना कैसे कि नहीं वो बनाएंगे। कि वो जो आपकी नायिका थी, वो भी रट घोट के 10 12 तो कर ली थी, इंजीनियरिंग हुआ नहीं था, फिर गई थी एमसीए में। वो हाँ, वो कितना सही जा रहा है, हमको लगता है कि पूरी आपने अपनी कहानी छापी है या कुछ और भी अंतर भी है उसमें। नहीं वो एक्चुअली मेरी ही कहानी है। अ, मैं पहले उसे अपने ही नाम से लिख भी रही थी। मेरी वो ही स्टोरी है जो मैंने लिखी। मेमो ये है। नाम कहाँ से आया आपके पास, ये परासर? पलाश। हाँ प्लस। हाँ, एक्चुअली मेरे हस्बैंड का नाम परितोष है, तो मुझे पी से ही कोई नाम चाहिए था। और मुझे पलाश के फूल बहुत पसंद है। तो और कहीं न कहीं उसकी तासीर मुझे ऐसा लगता है कि मतलब वो जितने खूबसूरत हैं, जितने मुझे अच्छे लगते हैं, परितोष भी उतने ही अच्छे लगते हैं, तो मैंने उनका नाम वो कर दिया। तो मतलब जितनी कहानी उसमें है, प्रेम वगैरह सब इधर उधर, प्रपोजल वगैरह सब, मतलब 100% और ऑथेंटिक है ना? हाँ, सब ऑथेंटिक है। कुछ मिनिमाइज़ किया है, पर कुछ बढ़ा-चढ़ा के नहीं किया। घटाने की कोशिश की। और दूसरी बुक के साथ कितनी हकीकत है?
दूसरी बुक के साथ हकीकत एक इंसिडेंट्स का है कि मतलब एक्चुअली क्योंकि कहानियां होती तो तभी हैं जब आप आसपास कुछ ऐसा देखते हैं और फिर आपको उसमें कुछ उधेड़-बुन करने का मौका मिल जाता है। तो दूसरी कहानी भी रियल लाइफ से ही इंस्पायर्ड थी कि किसी से फ्रेंडशिप थी मेरी फेसबुक पे ही और काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप थी कि हम लोग खूब सारी बातें करते थे। देन ऑल ऑफ अ सडन पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया और उन्होंने ब्लॉक किया और उनकी वाइफ की तरफ से मेरे पास मैसेज आ गया। तो दैट वाज़ वेरी स्ट्रेंज कि उनकी वाइफ मुझे क्यों मैसेज कर रही है? क्या चक्कर हो गया? अब मैं किसी से पूछ भी नहीं सकती थी, क्योंकि उन्होंने तो मुझे ब्लॉक कर दिया। अब मैं उन तक पहुँच नहीं सकती और उनकी वाइफ को जब मैंने वापस रिप्लाई किया कि हेलो आप कैसे हैं? मुझे अच्छा लगा आपने मैसेज किया। कोई रिप्लाई नहीं आया और फिर उन्होंने भी मुझे ब्लॉक कर दिया। मैंने कहा यार ये तो कुछ गड़बड़ हो गया मामला। तो मैंने उसकी कहानी बना दी। तो मतलब उस कहानी में आप सुधा नहीं थी ना? नहीं, नहीं, नहीं उस नहीं, आप कहानी में मैं दूसरे सुधा साइड से नहीं। थी। उस कहानी में मैं किसी हद तक शायद मधु समझ सकते हैं मुझे, पर क्या कहना चाहिए? वो एक तरह से ना मेरा गुस्सा था, जिसको मैंने इस कहानी में इस तरह से उसको मोल्ड किया क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या वजह हो सकती है कि कोई अच्छा वाला दोस्त अचानक मुझे ब्लॉक कर दे और उसकी वाइफ मुझे मैसेज करे, फिर वो भी मुझे ब्लॉक कर दे। तो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा एक तो एक अपमान की भावना आई कि किसी ने मुझे इंसल्ट किया। फिर मुझे दूसरा ही एक गुत्थी-सी बन गई कि ऐसा क्यों हो सकता है? क्यों कोई कर सकता है? और बहुत सोचने के बाद भी मुझे समझ में नहीं आया तो जो चीज़ मेरे स नॉर्मली समझ में आती है मैंने उसकी कहानी बना दी। और फिर कहानी बनाने के बाद आपको चीज़ें समझ में आने लगी। नहीं, ये नहीं कह सकती मैं, क्योंकि वो तो मेरी बनाई कहानी है, उसमें तो जो मुझे समझ में आया वही मैंने बना दी। हाँ, तो पर बात वही ना, मतलब रियलिटी पता नहीं क्या नहीं, है। नहीं रियलिटी तो बहुत है ना, एक आयाम ये भी हो सकता है ना। हम तो हाँ, अप मतलब मुझे नहीं, तो यही लगा। वही बात है कि हम तो अपने हिसाब से ही समझते हैं ना, हम जो देखते समझते हैं सब तो अपने हिसाब से देखते हैं। कलर्स हाँ, भी जो हैं बिल्कुल। वो हम भी, हमको भी जो कलर्स दिखते हैं वो जरूरी नहीं है कि वो रियल कलर्स ही हों। हुँ, क्योंकि कलर हुँ, हुँ, कलर ब्लाइंड हुँ। वे में क्या होता है कि किसी को अलग कलर दिखते हैं, किसी को अलग कलर दिखते हैं। तो रियलिटी तो अपने हिसाब से ही हाँ, चलती है। तो बिल्कुल, आपके बिल्कुल। आयाम से तो जो आपने वो मनोविश्लेषण किया है उसका, मतलब वो बिल्कुल सही लगता है। तो हाँ। इतना आपने सोच विचार कैसे किया? तो मतलब कहानी आते गई, आपने लिखते गया, या आपने पहले इस पर सोच विचार किया फिर उसको कहानी में डाला? कैसे आपका प्रोसेस कैसे किया उसको? प्रोसेस तो पहले तो मैंने काफ़ी समय उससे अपने आप को निकालने के लिए प्रोसेस किया क्योंकि शुरुआत में तो करीब मेरे ख़्याल से 1 डेढ़ महीना तो मुझे बस गुस्सा आता रहा। मेरा मन होता था कि कहीं कोई मुझे ये दोनों में से मिल जाए, मैं उनको जो है तो तमाचा मारूँ पहले मुँह पे, पहले तो अपमान का बदला लिया जाए। और फिर पूछा जाए कि भाई ऐसा करने की वजह क्या थी? क्यों किया ऐसा? तो पहले तो कुछ समय उससे निकलने में लगा। फिर मेरे दिमाग में इसकी स्टोरी बनना शुरू हो गई। तो वो स्टोरी जब बनी उसमें भी इनिशियली तो सुधा का कैरेक्टर वैम्प वाला था कि मतलब किसी ने गलतफ़हमी में आके एक अच्छी दोस्ती तोड़ डाली। तो उसका दिमाग कैसा होगा? कैसी उसकी गंदी सोच रही होगी और क्योंकि मुझे एक्चुअली उस पे गुस्सा था। मुझे क्योंकि ऐसा शक हुआ उस मैसेज के आने के बाद, तो मुझे उस पे गुस्सा था। लेकिन फिर मुझे लगा कि मैं क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो गया इसलिए मैं ऐसा सोच रही हूँ। पर पता नहीं शायद उस लेडी ने ऐसा एक्सपीरियंस किया हो पहले भी, हो सकता है कि उसके हस्बैंड ऐसे हों जो अ, जिनका कुछ ऐसा इतिहास रहा हो या ऐसा कुछ। तो इस वज़ह से शायद उसने प्रिकॉशनरी तौर पे ऐसा किया हो। तो तब मुझे उसके साथ एक सहानुभूति होने लगी कि अरे! उसके साथ तो मतलब फिर ये बड़ा बुरा हो रहा है अगर वाक़ई उसके हस्बैंड ऐसा करते हैं तो ये तो बड़ी गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर मैंने जब मेरा दिल उसके लिए पसीजा, तो ये कहानी इस तरह से बनी। ये कहानी तो बहुत सही आई थी। और आपने एक जगह जिक्र किया था किसी इंटरव्यू में कि ये कहानी ओपन मैरिज की आपने कहीं पे बात की थी। हाँ, शायद मधु के केस में कि जी ऐसी हम्म। भी शादियाँ हैं जिसमें वाक़ई ये तो आपने मैंने कहा अपने आस-पास देखा।
हाँ, तो मतलब इस बारे में आपका क्या विचार है? आप जैसे आपने कहा था कि ये दबी छुपी चलती है, पर यहाँ एक्सेप्टेंस है। मैंने देखा कि हम्म। कहानी में आप उधर जाते जाते हमेशा रुक जाती थी। हाँ, मैं जाते-जाते रुक गई क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि जो सोसाइटी में हो रहा है, अगर मैं वही एज़ इट इज़ लिख दूँ जो कि कहीं न कहीं मुझे लगता है कि एक थोड़ा-सा विकृत या थोड़ा-सा कुंठित किस्म का हिसाब है कि आप मतलब समर्पित होकर भी समर्पित नहीं हो पाते हैं। तो ये कहीं न कहीं आपकी गलती है और अगर मैं इसी को ग्लोरीफाई करूँ, इसी को आगे ले जाती चली जाऊँ, तो जो सच में हो रहा है और जो मैं लिख रही हूँ उसमें कोई फ़र्क नहीं होगा। तो मैं चाहती थी कि जो एक सौंदर्य बोध है और जो एक संस्कारों का बोध है, वो बना रहे, तो इसलिए मैं उसको उधर ले जाते भी नहीं ले गई। कृष्ण की लीलाएं तो खैर अपरंपार हैं। तो आपने पुस्तक में हाँ, उसका उसका जिक्र भी किया है कि वो मतलब समावेशी हैं, इसमें भी प्रकट होते हैं। हाँ, और उनकी तरफ से जो आपने हाँ, मतलब आर्गुमेंट रखे थे, आर्गुमेंट तो मतलब बहुत सही हुँ, था किसी हद हाँ, तक। हाँ। मुझे तो लग रहा था कि उस नोट पे एक्चुअली आप आगे जाएंगी, पर हमें लग रहा है कि एक्चुअली समाज मैं आपको रोक रहा है, या हाँ, आपकी वाकई में ऐसी सोच है, कुछ समझ नहीं पा रहा था मैं, क्योंकि बहुत। नहीं, नहीं, मैं एक्चुअली मेरी सोच तो वैसी नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि वो जो कैरेक्टर है समीर, वो इस समय जैसे कि हम सबके अंदर होता है, एक ही इंसान के अंदर कई इंसान होते हैं और वो सब एक्चुअली एक-दूसरे को सपोर्ट ही कर रहे होते हैं। तो जब हमें सपोर्ट चाहिए होता है किसी ऐसी चीज़ के बारे में जिसमें हम किसी और से नहीं बात कर सकते, क्योंकि हमारी वो प्राइवेसी में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, तो हम अपने अंदर ही ढूँढना शुरू करते हैं। ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि लड़कों में काफ़ी हद तक कृष्ण भगवान को एक जो है रासलीला में ही ज़्यादा देखने का रहता है, वो अपने इस पॉइंट को इससे जस्टिफाई करते हैं। तो समीर के अंदर वही एलिमेंट था, जब वो उस बात करता है तो वो अपने आप को एक तरह से जस्टिफाई कर रहा होता है कृष्ण की वॉइस में कि प्यार गलत नहीं होता, वो कभी भी हो सकता है, किसी से भी हो सकता है और कितनी बार भी हो सकता है। लेकिन उसमें खुद उस कैरेक्टर में समीर में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इसको आगे ले जा सके, क्योंकि इसको आगे ले जाने पे फिर उसका जो परिवार था, उस पे असर आता और जिससे वो नहीं चाहता था, जो मतलब कि वो केवल नॉर्मल होता है हमारी मतलब सोसाइटी कि वो में। केवल बातें बना रहा था, मतलब वो अंदर से वो व्यक्ति वैसा था नहीं, पर वो जो गलती कर दी थी उसको जस्टिफाई करने के लिए वो अलग अलग आर्गुमेंट दे रहा था। बिल्कुल, हाँ, हाँ, वो उसको जस्टिफाई कर रहा था क्योंकि अगर जस्टिफाई नहीं करता तो ऐसा लग रहा था कि वो डेवास्टेट हो जाएगा, कि उसने जो कर दिया है और हम सब में एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट तो होती है, वो किसी न किसी तरह से आती ही है। तो उसमें भी आई कि उसने कोशिश की अपने आप को बचाने की, कि नहीं ये जो हुआ है मेरे साथ ये नॉर्मल है, ऐसा हो सकता है, बट मुझे ऐसा करना नहीं है। तो इसलिए वो उसपे बहुत ज़्यादा आगे नहीं गया। पर हाँ, मेरा अपना पर्सनल उसमें आ नहीं पाया, पर अगर पर्सनल आता तो मुझे इसमें ये पॉसिबिलिटी मुझे लगती है कि आपको प्यार हो सकता है 2 बार, 3 बार, 4 बार पता नहीं, हो हाँ, तो सकता वही, है। हाँ, ये वही चीज मैं देख रहा था कि आपकी जो पहली पुस्तक है तुम तक, या दूसरी है संभल है दिल, उसमें क्या था कि पहले में जो नायिका है वो अपने एक नायक की छवि दूसरे में खोजती है, और हुँ, दूसरी बुक में उसका उलट था कि वो दूसरी के पास जो गया था वो बंदा अपनी बीवी देख रहा हाँ, था उसमें। तो मतलब ऐसा हाँ, क्या है, मतलब कि एक आदमी क्या होता है कि उसके एक अंदर एक प्रतिमा या छवि बनी होती है, फिर उसमें वैसा कोई अब मिल जाता है तो उस छवि का नामकरण हो जाता है, फिर वो दूसरे में भाई खोजता है। मतलब ये किस तरीके से आपने इसको इंटरप्रेट किया है, क्योंकि ये दोनों से मुझे कुछ ऐसा इंडिकेशन मिल रहा था कि ऐसा कुछ है क्या। हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि किसी लेवल पे ये बात सही भी है कि हमारे अंदर कुछ चीज़ें होती हैं जो हम दूसरों में ढूँढ रहे होते हैं और अगर हमें इत्तेफ़ाकन कोई ऐसा इंसान मिल जाए जिसमें वो मिल गया है, तो अगली बार हम वैसा ही कुछ ढूँढते हैं कि इसके अंदर तो मेरे वो कुछ कॉमन कनेक्शन था। तो इसलिए फिर एक्चुअली मैंने अपने दोस्तों को भी देखा है, कुछ लोग जिनके पहले अफ़ेयर्स थे, पर कुछ हुआ नहीं उनका। तो उनकी जो शादी हुई है, मैं उनकी वाइफ्स को देखती हूँ और उनकी एक्स गर्लफ्रेंड को देखती हूँ, तो मुझे एक सिमिलैरिटी दिखती है। अब ऐसा 2-3 जगह हुआ है, तो इसलिए मुझे ये नहीं लगता कि ये जस्ट कोइंसिडेंस है। इसमें मुझे लगता है कि डीपली कहीं न कहीं एक साइकोलॉजी इन्वॉल्व थी, एक मनोविज्ञान था जिसके चलते उन्होंने इस लड़की से शादी की। आपने तो मनोविज्ञान के भी पढ़ाई करी है क्या?
नहीं, मैंने एमसीए के अलावा कुछ और नहीं पढ़ा है, पर हाँ मैं नहीं लोगों मतलब को कोर्स नहीं, पढ़ने का मतलब बुक काम वगैरह, करती हूँ। क्योंकि आपकी जो बुक है, मतलब आपकी जो लिखी हुई पुस्तक है या कहानी, उसमें इसका मतलब बहुत छाप दिखता है, बहुत डीप तक जाके आपका एनालिसिस होता है किसी कैरेक्टर को निखारने में, उसकी क्या सोचता है, और उसका मतलब ऐसे ऐसे ही नहीं आता है, मतलब काफी उसके पीछे लगता है कि उसका कारण उसका वगैरह सब दिया जाता है, तो इसलिए मैंने पूछा इतनी गहरी नहीं, मुझे समझ। मैंने मतलब विज्ञान तो नहीं पढ़ा है, लेकिन हाँ मेरे साथ ये एक चीज है कि मैं अगर मेरी पर्सनल लाइफ में भी कुछ होता है तो मैं बहुत डीपली, बहुत एंगल्स से उस पर सोचती हूँ। तो अक्सर लोग मुझसे कहते हैं कि तुम बहुत ज्यादा सोचती हो, इतना नहीं सोचना चाहिए। तो उसी चीज को मैं ना जब स्टोरी बना देती हूँ तो लोगों को अच्छा लगता है कि हाँ यार बहुत सोचा है इसने, बड़े एंगल से सोचा। तो ये आपने तो अच्छा कर लिया एक्चुअली है वो कि मेरी बस, प्रॉब्लम है। ये आपने अच्छा खोज लिया है कि बस सोचने के लिए स्टोरी बना लो और लोग भी खुश, अब कोई बोलेगा भी नहीं कि कुछ ले तो स्टोरी लिख रही थी। बिल्कुल, हाँ, वरना हर कोई मुझे कंसोल करने चला आता है या कुछ लोग गुस्से में आ जाते हैं कि यार इतना कितना सोच रहे हो यार, जस्ट गेट ओवर इट, आगे मूव ऑन, इतना नहीं सोचना होता है। बट मेरे साथ है ऐसा कि मैं किसी भी चीज को बहुत बहुत डीपली सोचती हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। अभी जैसे मैंने आज ही सवेरे में उठी तो मैं बहुत परेशान थी। मैंने कल रात में सपने में अपने पापा को देखा और सपने में भी हम सब लोग जब साथ थे तो उस समय सबको ये पता था कि अ, पापा कुछ ही दिन में जाने वाले हैं। तो जब मैं ये सब सपना देख रही थी और जब उठी हूँ, तो मैं यही सोच रही थी कि सपने में सबको पता था लेकिन फिर भी हम सब लोग बहुत कूल और जैसे कहते हैं ना एक्सेप्ट कर लिया हमने उस चीज़ को कि अच्छा ठीक है ये ऐसा होने वाला है। कोई भी सपने में रो धो नहीं रहा था, कोई भी दहाड़े नहीं मार रहा था। जबकि रियल लाइफ में ऐसा हुआ तो हम सब कितना रोए, हम आज तक रोते हैं। मैं आज भी उठी तो मैं रोने लगी, बहुत देर रोई। अब ये सपना ना मुझसे छूट नहीं रहा है। मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि मैंने सपने में वो जो स्थिति देखी, वो क्या थी? या तो हम सब पूरी तरह ये मान चुके थे कि ये होना ही है, इसलिए हम अपने आप को सरेंडर कर चुके थे और नॉर्मली बिहेव कर रहे थे सपने में, या हम सब मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थे कि ऐसा होगा और इसलिए हम नॉर्मल बिहेव कर रहे थे। तो वो क्या हो सकता है? और एक बार मैं अपने आप को समझा रही थी तो मैंने कहा कि हाँ, पापा से ऐसे सचमुच तो नहीं मिल सकते, सपने में ही मिल सकते हैं, तो अच्छी बात है मैं पापा से सपने में मिली, पापा से मेरी बातें हुई, पापा ने अ, लेकिन फिर मुझे लगा कि तो ये तो खुश होने की बात थी कि जो अब नहीं मिल सकता वो मिल रहा है। फिर मैं क्यों रो रही हूँ? मैं खुशी पे रो रही हूँ या मैं दुःख पे रो रही हूँ? तो मेरे लिए कोई भी चीज़ बहुत दूर जाती है। मैं सिर्फ़ सपना था, ऐसा हो गया, ये सोच के वो चीज़ रुकती नहीं है, वो चलती रहती है। अब पता नहीं है कितने दिन तक मेरे अंदर चलेगा और एंड रिज़ल्ट इसका क्या होगा, मुझे क्या समझ में आएगा कि ये क्या था, ये क्यों था? पर जब तक नहीं समझ में आएगा, ये बात पक्के तौर पे है कि वो चीज़ मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। वो मेरे दिमाग में चलता रहेगा। तो इसलिए मैंने कभी कोई मनोविज्ञान की किताबें नहीं पढ़ी हैं, लेकिन मैं अपनी ही सिचुएशन इतना सोचती हूँ और दूसरों की इतना सोचती हूँ कि शायद वो ऐसा बन जाता है। तो थोड़ा थोड़ा नो, आप थोड़ा लाइट मूवमेंट पे आते हैं, तो थोड़ी अपनी वो लव स्टोरी के कुछ इंसिडेंट्स बताइए कि लोग पूरी लव स्टोरी जानने के लिए आपकी बुक पढ़ने को आतुर हो जाएं और इंटरव्यू खत्म करते ही उधर चले जाए क्लिक करने के लिए। इंसिडेंट्स तो मैं क्या बताऊँ, मैंने उसमें सारे ही इंसिडेंट्स लिख दिए हैं कि मैं किस तरह से कुछ ढूँढा करती थी जो कुछ सिमिलर मिल जाए। तो एक बार तो मैं एक किसी प्रोजेक्ट के लिए इंदौर में ही एक कंप्यूटर वाले कोई थे इंस्टीट्यूट, वहाँ गई थी। तो उनसे बस बात ही कर रही थी कि उन्होंने एकदम से जिस तरह से सर हिला के करा तो मुझे लगा अरे ये तो वही। अब मैं सोचूं कि इनसे दोबारा कैसे मिल सकते हैं, मैं दोबारा कैसे वहां आ सकती हूँ। पर वो कभी मिलना हुआ नहीं। लेकिन हाँ, जहाँ भी छोटी-छोटी सी भी चीज़ें मिल जाती थी, जैसे किसी अनजान परितोष शर्मा था उसका नाम, तो उसका मेल आ जाता था
तो मैं देखती थी और मतलब बड़ा ही वियर्ड है ये कि मैं उस मेल का रिप्लाई भी करती थी। तो नॉर्मल बातचीत टाइप से चलता रहता था और उसमें जब मुझे लगा कि नहीं यार ये तो अब रोज़-रोज़ का काम हो गया है, तो मैंने उसे फिर ईमानदारी से कह दिया कि नहीं हमसे जो है ये हो नहीं पाएगा, हम तो बस नाम के चक्कर में हाँ भाई मेल हमें, कर रहे थे। हाँ भाई हमें तो रीबॉक ही चाहिए, रीबॉक ना चाहिए भाई। हाँ, मतलब ऐसे ही बहलाने के लिए ठीक है लेकिन आप कहो कि सीरियसली मैं घर ले आऊँ तो मुझे रिबॉक ही चाहिए। विंडो शॉपिंग चल जाएगी, लेकिन ऐसे नहीं। तो हाँ, ऐसे ही फ़नी-फ़नी से इवेंट होते रहते थे कि मैंने किसी से दोस्ती कर ली क्योंकि उसका साइड फेस परितोष से मिल रहा है, तो मैंने उससे दोस्ती कर ली। फिर मैंने बाद कि में वो जो है चेप होने लगे। नहीं कि सारी कहानियां उसमें लगता है कि हम आपने 2 ब 2 कॉपी छाप दी है। हाँ, हाँ, उसको लिखते समय तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मैं फिर से उसी ज़माने में चली गई और तो एक्चुअली उसमें उसको लिखने का टाइम भी ऐसा था। मैंने उसे अच्छा, कोरोना टाइम में लिखा, जब कोरोना शुरू हुआ था, तो मेरी बेटी घर से ही काम कर रही थी, हस्बैंड भी घर से ही काम कर रहे थे। तो ना मेरा तो सारा रूटीन डिस्टर्ब हो गया कि मैं अब खाना नहीं बना सकती, किचन में आवाज़ें आती हैं, बर्तन नहीं धो सकती या तो मैं करूँ क्या? तो मैं बैठी और मेरे पास फ़ोन था और वो पूरी बुक सोचिए मैंने फ़ोन पे लिख डाली है। मैं फ़ोन पे बैठ के टाइप करती रहती थी कि अब मैं कुछ तो ऐसा अच्छा याद करूँ जिससे मुझे खुशी हो, इतनी खुशी हो कि जो कुछ भी ये लॉकडाउन और रिस्ट्रिक्शंस और सब है, वो सब दिमाग से आउट हो जाए, बिल्कुल भूल के मैं अच्छा जीवन जी सकूँ। तो मैंने अपनी सबसे बेहतरीन यादों को खोजना शुरू किया और उसको लिखना शुरू कर दिया। तो वो किताब है एक्चुअली मेरी पूरी यादें ही उसमें हैं। उसमें एक इंसिडेंस आया था एक टीचर का, वो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। हाँ, कौन-सा? वो आप शाम की जगह वो नायिका जो है वो दिन में चली जाती है। हाँ, एक कैफ़े था। हाँ वो पढ़ने जा रही थी तो शायद, या वो उसमें कितनी सच्चाई है। कौन-सी अच्छा वो वो तो पूरी तरह सच है। वो बहुत ही डेवास्टेटिंग मोमेंट था एक्चुअली कि मैंने कभी ऐसे टीचर्स मुझे मिले ही नहीं थे जो इस तरह का जिनका इंक्लिनेशन हो। हमेशा मैं क्योंकि बहुत स्टूडियस रही, तो मेरे सारे ही टीचर्स ने मुझ पे बहुत ही स्नेह वाला व्यवहार उनका रहता था। बहुत ही कि ये तो बच्ची है, अच्छी बच्ची है इस टाइप का। तो पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई शायद वो मुझसे 5 साल ही बड़े रहे होंगे और तो उनके कुछ हार्मोन क्लिक कर गए होंगे, उन्होंने जो है तो मुझे फिर भी मतलब स्टूडेंट बस और बच्ची बस नहीं समझा। बस वो बात आई गई वैसे ही होगी। मतलब आपने हाँ, कुछ मतलब मतलब मैं कुछ हार्ड एक्शन नहीं लिया था ना उस समय कुछ, बस वैसी ही बात आई गई होगी। नहीं, नहीं, उसपे कुछ हार्ड एक्शन नहीं हुआ क्योंकि मैं एक्चुअली खुद बहुत डर गई थी। मैं घबरा गई थी और मुझे उससे बचने का एक ही तरीका लगा था कि मैं आना छोड़ दूँ यहाँ, जाना छोड़ दूँ। तो मुझे लगा कि जैसे मैंने आज तक हर नए क्लास में जाते हैं तो पिछले मतलब उस नई क्लास का कुछ पता थोड़ी होता है, लेकिन सीख ही जाते हैं, कर लेते हैं। तो कंप्यूटर भी मैं ऐसे कर ही लूँगी। मुझे किसी इंस्टीट्यूट में जाके और एटलीस्ट इतना ज़्यादा सह के तो नहीं जाना कि पहले तो आने-जाने छोड़ने ले जाने कोई ज़बरदस्ती पीछे पड़ गया। फिर वहाँ गई तो वहाँ उनका अलग शुरू हो गया। तो मैं काफ़ी दुखी हो गई थी और इनफैक्ट टीचर्स पे उसी दिन पहली बार मेरी जो श्रद्धा थी, उससे पहले मेरा होता था गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु। वो मेरे मतलब गुरु तो मेरे लिए बहुत ही पूज्य होते थे, लेकिन उस आदमी ने वो सारा तोड़ दिया कि नहीं गुरु भी सामान्य इंसान होता है, वो भी कभी भी कुछ भी कर सकता है। तो वो उस दिन हिलने वाली बात थी। जब और ये इंसिडेंस इनको पता था, नायक को बाद में पता चला ना बुक में। हाँ, उनको पता था, उनको जब ये हुआ था उसके ही बाद मैं जब जाने वाली थी इंदौर तो वो आए थे मिलने। तो मैंने उनको बताया था कि एक ऐसा-ऐसा मेरे साथ हो गया, तो वो बहुत ही गुस्सा हुए थे क्योंकि वो खुद जो है कंप्यूटर के बहुत बड़े दिग्गज हैं। तो उनको लगा कि मुझे छोड़ के किसी एक तो पहले कोचिंग जाना शुरू किया, अगर पढ़ना ही था तो मुझसे बोल लेते, मैं सिखाता, मैं बताता। और फिर ये कि कोई और लड़का छोड़ के आ रहा है, लेके जा रहा है। तो उस समय तो वो गुस्सा हुए, उस तरह से नहीं जताया उन्होंने, लेकिन वो उसमें गुस्सा ज़रूर हुए थे कि हाँ और सख्त हिदायत दी थी कि
वहां जाके ये सब हरकतें मत करना, वहां जो है अपना अपने आप में रहना, जो नहीं समझ में आएगा मैं हूँ, फोन कर लेना, मैं नंबर दे दूंगा। पर किसी और के साथ ये सब मत करना वहां पे, तुम समझती नहीं हो, लड़के जो है ऐसे ऐसे होते हैं। तो मैं हाँ, कहा, खुले अच्छा साड़ ठीक होते है। हैं ना, क्या डायलॉग। हाँ, सांड होते हैं जो कहीं भी घुस जाते हैं। तो वो तो मतलब बहुत ही गुस्सा हुए थे तब, और तब मैं क्योंकि खुद ही भुगती हुई थी तो मुझे लग रहा था कि हाँ यार, बात तो बिल्कुल सही कह रहा है बंदा, मतलब हाँ, और एक वाकई और कहीं। इंसिडेंट था वहां पे कि आप किसी के बाइक से जा रही थी और गिर गई थी। हाँ, अरे वो तो मस्त ही था। कहाँ उस लड़के के घर में उस दिन पूजा हुई थी, शायद सत्यनारायण की पूजा हुई थी या कुछ। और वो हमारे शरावत के हॉस्टल में प्रसाद देने आया था कि ये लड़कियां जो है ये तो कहाँ पूजा पाठ में जा पाती हैं, तो पूजा हुई है, लड़कियां होती हैं धार्मिक टाइप की, तो चलो प्रसाद दे देते हैं। वो प्रसाद देने आया था, हम सब लोगों ने प्रसाद खाया, और शाम का वक्त था तो ये हुआ कि चलो कॉफी पीने चलते हैं। पास में ही था, ज्यादा दूर भी नहीं था, शायद 500-600 मीटर की दूरी पे था हॉस्टल से। लेकिन वो बाइक से आया था तो उसको अकेले शायद जाने में ऑड लगा कि मैं अकेले, तो उसने मेरे से पूछ लिया। मैंने भी हाँ कह दी, हाँ चलो बैठ जाते हैं। वो धीरे धीरे चला रहा था क्योंकि लड़कियां और भी थी साथ में, हम लोग बातें करते जा रहे थे। अचानक एक लड़की ने कह दिया कि ये मोटरसाइकिल एक खटारा लेके आया है, स्पीड भी नहीं है इसकी। उसको जोश आ गया, उसने हुर्र से घुमाया और जो मैं उड़ी पीछे, क्योंकि मैं घोड़ी बिल्कुल बाबा हो पकड़े गया। बैठी हुई थी। हाँ, मतलब बिल्कुल ही ओहो! थोड़ी देर के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि पंछी बनूँ, उड़ती फिरूँ, यही होता है शायद। और फिर जब मैं ज़मीन पे गिरी, तो मुझे कुछ याद नहीं। थोड़ी देर में जब आँख खुली तो मुझे सब ऐसे लग रहा था काला-काला से, अभी धीरे-धीरे उजाला होना शुरू हुआ है। और उजाला होना शुरू हुआ और फिर तो भई जो दर्द की लहरें उठी, आहा! गर्दन, हाथ सब निपटारा हो चुका था मेरा। ये तो सर पे ऐसी कोई चोट नहीं आई जिसकी वज़ह से खून खराच खच्चर हो जाता। लेकिन हाँ, बाकी चोटें ठीक से आईं। तो वो भी एक मज़ेदार ही इंसिडेंट था, और उसने काफ़ी तहलका भी मचाया, जो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि वो जो पलाश है वो उसको इस तरह से समझ जाएगा और फिर कांड हो जाएगा मेरा। तो वही तो। वो तो नेचुरली कुछ भगवान ने करवा दिया था। वो तो बेचारा मतलब लड़का भी बेकसूर था, मैं भी। लेकिन किस्सा हो गया। इसीलिए तो याद है ना, वही तो हाँ, टर्निंग पॉइंट था। इसीलिए याद है। हाँ, याद इसीलिए है। एक्चुअली याद होने की तो और भी वजह है कि उसकी वजह से मेरा जो फर्स्ट सेमेस्टर था, उसको मुझे लिखने में काफ़ी दिक्कत आई। तो मैं बहुत ही बुरे ढंग से फर्स्ट सेमेस्टर मैंने पास किया। और इनफैक्ट जब मुझे पता चला कि अच्छा वो भी हो जाता है, क्या बैक लग जाती है तो आप दोबारा दे सकते हो, तो मेरा बहुत मन हुआ कि हाय मेरी बैक लग जाए, मैं दोबारा दे दूं, अच्छे मार्क्स ले आऊं, ये कितने गंदे हैं। लेकिन वो हुआ नहीं, पता पता नहीं कैसे गंदा संदा क्या, तो भी लिख के फिर भी मैं पास हो गई, और वो मेरा अफ़सोस रह गया। लेकिन ख़ैर उसको सुधारने के लिए फिर मैंने बहुत मेहनत की और अल्टीमेटली वो सुधर ही गया। काफ़ी दम लगा उसको खींच के बराबर लाने के लिए। और आपने कुछ अपने बारे में बताया नहीं है रवीश जी? तो आपने तो पूछा भी नहीं था। मैंने पूछा था बीच में, मिस हो गया। मैंने पूछा था कि आप जो ये आपकी जो बुक मैंने पढ़ी थी सी थ्रू वर्ड्स, उसमें बड़ा दर्शन की बातें थी। तो मुझे ये पूछना था कि आपको वो सारा का सारा मतलब पूरा एम्बाइब है अंदर, कि आप मतलब ज्ञान के जैसे 2-3 लेवल होते हैं ना, कि एक चीज़ जो हमें दिमाग में लगती है कि नहीं यार ये बात तो शायद जो लिखी है या जो कह रहा है ठीक है, पर उसे अपने अंदर लेने में तो वो आप किस लेवल पे मतलब उसको फ़ील करते हैं? ये जो अंदर होता है वही बाहर आता है ना। ये दूसरों की किताबों में कुछ भी हो, लेकिन मेरी किताबों में तो वही होता है जो मेरे अंदर है, नहीं तो मैं उसको लिख नहीं पाऊंगा ना, जब तक मैं उससे ऑथेंटिक नहीं होऊंगा वो लिख नहीं आएगा। हुँ, हुँ। वो एक होता है ना कि आप जो बोल रहे हैं वो आप बोल रहे हैं वो दिखना चाहिए, और जब तक आप हुँ, ऑथेंटिक नहीं होंगे वो दिखेगा ही नहीं। तो वो तो हुँ। एज ए रीडर आप ही बता सकते हैं कि वो कितना ऑथेंटिक था। हाँ, मतलब मुझे वो जो दर्शन है वो काफ़ी मुश्किल लग रहा, काफ़ी मुश्किल। ऐसा लगा कि शायद बात सही है लेकिन पता नहीं क्यों मेरे को आ नहीं पा रहा है, मैं नहीं समझ पा रही उसको।
फिर आपकी दूसरी बुक जो है वो भी मुझे अच्छी लगी, उसको पढ़ के तो मुझे लगा कि अरे! मुझे तो अपनी कहानी को दोबारा दोबारा लिखना चाहिए, इसमें थोड़ा और कुछ हो सकता था। जो नहीं, स्टोरी बहुत ऑफ लोगों ने द मुझे कहा स्टोरी कि आप मेरी जो दूसरी बुक है वो भी जेन पार्ट 2 है, हाँ, ओके। क्योंकि इसमें भी काफी फिलॉसफी की बात हो रही है, इसमें भी कर्ण चूरी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। तो बहुत लोग जो इसको प्योर राइटिंग के लिए लिखने का देखे उनको कुछ टिप्स मिलेंगे कि डू डैट करके, मतलब लिस्ट मिल जाएंगे। हाँ, उन लोग थोड़े हुँ, निराश, उन्होंने बोला कि ये तो यार तुम्हारा जेन फिलॉसफी पार्ट 2 हो गया। हमको लगा था कि कुछ स्टेप 1 2 3 मिलेगा, वैसा कुछ हुआ नहीं। हाँ, मैंने बोला ओह! कि अरे! इस लिहाज से तो मैं मनीषी, मैं ज्ञानी, मुझे समझ में आई वो दूसरी बुक, वो मुझे अच्छे से समझ में आई है, उसका मुझे कोई कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इनफैक्ट उसमें तो मेरे को इम्प्रूवमेंट पॉइंट्स मिल गए कि हाँ यार, स्टोरी में ये करना चाहिए था। तो उसको देख के तो मुझे लगता है कि मैं अपनी सुलह कहानी दोबारा लिखूँ। एक तो मुझे थोड़ा-सा ना वो मधु वाला कैरेक्टर जीने का भी बड़ा चार्म है कि यार उसको थोड़ा-सा इलैबोरेट, थोड़ा-सा एक्सप्लेन करना चाहिए, बड़ा नहीं, छोटे से में मधु हो वाला गया। कैरेक्टर बहुत, अगर मटेरियल छोड़ें और स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो एक कैरेक्टर है। अगर जिसको भी हल्की सी स्पिरिचुअल हो कि मतलब इंक्लिनेशन होगा, उसको वो कैरेक्टर भाएगी, क्योंकि उसी चीज का मैं भी था कि वो एक चीज है, अगर उस लेवल पे आप उसको समझा पाते हैं तो वो चीज क्लिक करेगी, क्योंकि अंदर से वो हुँ, चीज हुँ। हर एक के पास है। हाँ, और बिल्कुल। और ये तो मैंने क्योंकि पेन टू पब्लिश के लिए लिखी थी ना और मुझे जल्दी थी उसको जल्दी से जल्दी पब्लिश करने की, तो इसलिए मैं उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मुझे खुद लग रहा था कि मुझे इसमें और डालनी चाहिए, पर मेरे पास समय नहीं था, तो मैं नहीं कर पाई। तो ये किताब मुझे लगता है कि शायद हाँ, इसको मुझे कभी 2-3 साल में दोबारा लिखना चाहिए, तो थोड़ा और बेहतर बनेगी। नहीं तो सही है, बस उसका कैरेक्टर चेंज करना है, कुछ सीन चेंज कर देना, नहीं है फिर नई बुक हो जाएगी। पता नहीं नई बुक हो हाँ, मतलब इसमें नहीं करूँगी, फिर शायद कोई दूसरी कहानी बनाऊँगी, कुछ मधु की कहानी बनाऊँगी, कुछ डिफरेंट एंगल पे उसको लेके जाऊँगी। जो फिलॉसफी इसमें समीर के पास उठी थी वही और बात है ना छूट कि गई शायद उसको वही चीज मैंने देखा है कि पता नहीं हिंदी सिनेमा में भी या कहीं पे भी ये चीज छूट जाते हैं। जैसे कॉकटेल जो मूवी आई थी, हुँ, हुँ। वो सैफ अली खान वाली, आपने देखी? हाँ, वो दीपिका पादुकोण और वो हम तुम ही दिन ढले तुम ही दिन चढ़े वाली हम्म ना? हम्म। हाँ, हाँ, हाँ। तो वही बात है कि वो सब शुरू हुआ तो लगा कि एक नए दिशा, एक नए नोट पे जा रहा है, वहाँ एक्सेप्टेंस है जीविका के कैरेक्टर के लिए, बट वो हुँ। फिर वही पुराने धल्ले पे चला गया। उसने मधु को छोड़ के फिर सुधा के पास चला गया। हाँ, मुझे लगता है ये तो ख़ैर वो फ़िल्म थी तो शायद थोड़ा-सा नहीं एक्सेप्टेंस को लेके नहीं, रहा होगा कि मुझे वही लोगों का लगा कि मानस उनका भी बजट था, वहाँ के भी जो राइटर थे उनके दिल में था वो, लेकिन फिर उन्होंने देखा कि कमर्शियली वायबल है या नहीं है, उसको फिर उसने अपने में हाँ, बिल्कुल। वो हुँ, हुँ, हुँ। फिर खींच लिया। बिल्कुल, एक्चुअली मुझे तो यही लगता है कभी कि लिखने वाले की हार वहीं पे हो जाती है जहाँ पे वो ना लिखते हुए या तो उसमें खुद घुस जाता है या फिर वो दूसरों को सोच लेता है कि अगर मेरा रीडर इसे पढ़ रहा है तो वो इस पे कैसे रिएक्ट करेगा या वो इसको कैसे समझेगा। जैसे ही वो ये सोच लेता है ना वैसे ही उसके जो ढेर सारे आयाम होते हैं वो सिमट जाते वही हैं बात है कि ना नहीं कि मुझे ऐसा वही लिखना है। बात है कि उसको ऑथेंटिक होना चाहिए, क्योंकि जैसे आपने कहा था ना कि अपने बुक में, या कि हर एक रीडर जो पढ़ता है वो एक ही चीज नहीं पढ़ता है। हुँ, हुँ, हुँ। वही बात है। बिल्कुल। तो हाँ, तो लिखा हुँ। ऐसा होना चाहिए कि वो हर एक रीडर अपने हिसाब से पढ़े। थोड़ा सा उसमें गैप होना चाहिए जो फिल्म दिव्यांश के लिए रीडर के पास भी ऑप्शन हो। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, करेक्ट। हाँ, ऑथेंटिसिटी तो एक चीज़ है, बाकी थोड़ा-सा सोशल टैबू रहता है सिस्टम का डर रहता है कि पता नहीं हमने ऐसा कुछ लिख दिया तो भी हम एक्चुअली रीडर्स से ज़्यादा डर होता है कि हमारे आस-पास के लोग हमें कैसे परसीव करने लगेंगे। वही क्योंकि बात है। वो ना फिर राइटर और जो इंसान है उसको अलग नहीं देखते हैं, उनके लिए वो दोनों एक है। फिर वो इमेज को ठीक करना और उसकी एक्सप्लेनेशन देते रहना इज़ वेरी ट्रबलसम तो इसलिए भी मतलब मुझे तो लगता है कि लड़कियाँ तो शायद इसलिए भी हिचक जाती हैं कि ऐसा कुछ नहीं लिखेंगे भाई अभी लोग जो है पता नहीं कैसे-कैसे लोग एक तो कॉन्टैक्ट करने लगेंगे और जो आस-पास वाले हैं वो पता नहीं कैसे रिएक्ट करना शुरू कर देंगे। वो भी तो एक बात है। बेटर कि आप
उस पे टिके रहो जो सेफ ऑप्शन है। तो वो भी एक रीज़न है। बट मुझे लगता है कि किसी दिन अगर ऐसा हो गया ना कि मेरा थोड़ा-सा रुतबा बन गया, पता नहीं कभी बनेगा कि नहीं, पर अगर बन गया तो मैं बिंदास लिखूँगी। फिर कर लो जो करना है। वही बात है ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है, तो लिखना शुरू कीजिए तो इसी से रुतबा बन जाएगा। जो लोग ऐसे पढ़ने वाले हाँ, होंगे वही आपको रुतबा बना देंगे। हाँ, लेकिन वो जो ये जो रुतबा बनता है ना विवादों से रुतबा बनाने वाला, वो मुझे लगता है फिर एक किसी तरह की टाइप कास्टिंग हो जाती है कि फिर नहीं आप विवाद ही आगे नहीं, भी लिखिए प्रॉब्लम तभी क्या है ना आप कि कौन से ऐसे व्यक्ति जिनके साथ विवाद नहीं हुआ। हुँ, कोई भी आप ऐसे हाँ, महान व्यक्ति का नाम बता दीजिए जिनके साथ विवाद जुड़ा हुआ नहीं है। वो तो कहते हैं ना कि वो रोशनी के साथ परछाई चलती है, तो महानता के साथ तो विवाद तो परछाई की तरह चलता है। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, तो अब मतलब मुझे महान बनने की कोशिश करनी चाहिए। विवाद खड़ा करूँ तो उसका जो रिवर्स होगा वो यही होगा कि ये महान तो हो वही गए। वही 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 बात है ना कि वो वही बात है कि हम लोग उल्टा अप्रोच नहीं लेते हैं, विवाद से महान नहीं बनते हैं, क्योंकि परछाई से रोशनी नहीं आएगी, रोशनी से परछाई आएगी। हाँ, लेकिन फिलहाल अपने आप को मैंने यही समझा है कि अगर महान बनना है तो मतलब विवाद खड़ा कर लो फिर तो महान बन गए। ये अच्छा टिप मिल गया मुझे, कुछ दिन इसके बारे में भी सोचूँगी मैं। वो है आप, सही बात है, बस ऐसे ही कमेंट करना शुरू कर दीजिए ट्विटर पे, तो फिर तो फॉलोअर्स बढ़ते चले जाएंगे। मेरे को ये लोगों से घिरने वाला और कॉन्टैक्ट बनाने वाला ना ये कॉन्सेप्ट मेरे से चल नहीं पाता है। मेरे को बड़ा ही एग्ज़ॉस्टिंग लगता है ये। इसीलिए ना तो मेरी फ्रेंड लिस्ट बहुत लंबी कभी होती है और बाकी मीडिया पे भी मैं बहुत ही लिमिटेड अपीयरेंस मेरा होता है क्योंकि मुझे लगता है वो सब ओवरलोड है। वो तो खैर है ही। हाँ, लेकिन उसी से देखिए मुझे आप मिले, कितने अच्छे फ्रेंड, नहीं, एक उससे नहीं मिले, मेंटर। हमें हमें तो वो उन्होंने मिलाया, सोनिया जी ने। सोनिया डोगरा। हम्म। हाँ, हाँ, सोनिया डोगरा ने मिला है। मतलब वो भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म ही है, क्या कहेंगे उसे व्हाट्सएप को। हाँ, तो वो उनके तो थ्रू हम मिले। भैया हाँ, कि तो ख़ैर उसको सोनिया का तो बहुत बड़ा हाथ है मुझे राइटर बनाने में भी क्योंकि मैंने फ़ेसबुक पे लिखा था जैसे कि मैं हर बार लिखती रहती थी। इस बार उसने बड़ा इंसिस्ट किया कि नहीं-नहीं तुम्हें इसकी बुक बनानी चाहिए। फिर एक फ्रेंड है मेरी प्रगुन, उसने भी बहुत मेरा जो है सपोर्ट किया कि नहीं यार ये तो बुक में आनी चाहिए, आनी चाहिए। तो मैंने सोचा अदरवाइज़ मुझे लगता था कहाँ मतलब कुछ भी लिखती हूँ, इसको कहाँ बुक में जो है बुक बना दूँ। तो मेरी वो झिझक जो थी वो इन्हीं दोनों ने तोड़ी। ये मतलब लिखने का सिलसिला आपका शुरू कब से हुआ? बचपन से ही लिख रही हैं, या कि कोई चीज आता नहीं, है फिर बचपन उसको? से हाँ भाई। नहीं, बचपन से नहीं लिख रही हूँ। मैं बचपन में स्कूल में ज़रूर हाँ, सभी सब्जेक्ट्स में मेरा अच्छा रहता था। लेकिन हिंदी के लिए मुझे ख़ास करके मेरे टीचर्स बहुत ही पसंद करते थे और बाकी स्टूडेंट्स भी। और मुझे तो ऐसा लगता था शायद मेरी हैंडराइटिंग अच्छी है और मैं नहीं वो ब्लैक और ग्रीन, ब्लू सारे पेन यूज़ करके अपना ऐसे बड़ा अच्छा तैयार करती थी। मुझे लगता था शायद वो अच्छा लगता है टीचर को इसलिए मुझे नंबर ज़्यादा मिल जाते हैं। तो लिखने का कभी मैंने सोचा नहीं कि मैं लिखूँ कभी कुछ और लिखती नहीं थी, पढ़ती भी नहीं थी, कोर्स के अलावा कुछ और। लिखना मैंने पहली बार शुरू किया जब मैं बहुत ही परेशान थी। मतलब गंदा ही सिचुएशन आ गया था कि मैं जहाँ जॉब कर रही थी, वहाँ पे कुछ तो भी प्रॉब्लम्स हुई किसी सीनियर को मुझसे और उस समय एक स्लो डाउन सा आया था, तो उसका फ़ायदा उठा के उन्होंने मुझे बाहर कर दिया। मैंने कहा फायर, जाओ जी आप। तो वो मेरे लिए बहुत ही डेवास्टेटिंग था, क्योंकि मैं थ्रू आउट टॉपर रही। मैंने जब काम शुरू किया टीसीएस में या दूसरी कंपनी जो थी, मेरा काम अच्छा था, मुझे बाकायदा क्लाइंट से एप्रिसिएशन लेटर्स मिले। मेरे सीनियर्स को फीडबैक मिलता था कि इस लड़की के कोड में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो इतना अच्छा करने के बाद मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि किसी पॉलिटिक्स में, किसी के ईगो में मैं इस तरह फँसूँगी कि मेरे साथ ऐसा होगा। तो मैं बहुत बहुत ज़्यादा परेशान थी। मैं बुरी तरह चिढ़ गई थी और उस समय आप सोचो कि उन्होंने मुझे बाहर भी किया और साथ में ये भी कहा कि अगर आपको कहीं भी रेफ़रेंस की ज़रूरत पड़े तो आप मेरा नाम लीजिएगा। मैं आपका फीडबैक अच्छा दूँगा।
तो वो उस समय मैं उनके सामने ना अपनी जो व्यंग की हंसी होती है वो रोक नहीं पाई। मुझे उसी समय उनके सामने हंसी आ गई कि आप मुझे निकाल रहे हो और कह रहे हो कोई और अगर तुम्हें कभी पूछे तो मेरा नाम देना, मैं अच्छा फीडबैक दूंगा। तो मैंने कहा पता नहीं फिर क्यों निकाल रहे हो। खैर, तो वो मेरे लिए बड़ा ही शेकिंग मोमेंट हो गया था। फिर मैं दुखी थी तो मैं पहाड़ गई। मैं कुछ समय के लिए पहाड़ गई कि अपने बारे में सोचूं, अपनी लाइफ के बारे में सोचूं। और उस समय सोचते हुए मुझे काफी उथल-पुथल थी। मन में बहुत उथल-पुथल थी। फिर मेरे हस्बैंड से मेरी बातचीत जब इस बारे में होती थी, पहले तो वो बात नहीं करते थे। उन्हें लगता था कि नहीं, एक इंसल्टिंग चीज़ को वो क्यों मेरे सामने खोलेंगे और कैसे उसके बारे में बात की जाए। तो वो भी चुप ही रहते थे, इधर-उधर की बातें होती थी। और बट फाइनली मैंने उनसे बात की कि मुझे इस चीज़ से बहुत ही उलझन है, मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है इस चीज़ से। तो उनसे मेरी काफ़ी बातचीत हुई। फिर उन्होंने ऐसे ही एक दिन सजेस्ट किया कि तुमको गाने सुनने का शौक है, तुम गाने सुना करो, तुम्हें गाने सुन के अच्छा लगेगा। और क्योंकि ऑब्वियसली ऑफ़िस लाइफ़ ऐसी चल रही थी कि रात को 12, साढ़े 12, 1 बजे तक घर आ रहे हैं, सवेरे निकल गए हैं, वीकेंड भी पता नहीं चल रहे हैं, संडे पता है तो और सब कामों में निकल गया। तो ये जो गाना सुनने की मेरी हॉबी थी, ये भी बंद चल रही थी कि नहीं सुन पा रही थी मैं। अब मेरे पास समय हो गया था, लेकिन मुझे याद नहीं था, मैं तो भूल गई थी। तो जामवंत ने याद दिलाया, भैया हनुमान कहाँ चुप्पी साधे बैठे हो, तुम्हारा तो मतलब कितना अतुलित बल है। तो हमने कहा हाँ भाई, ये तो सही बात याद दिलाई। तो हमने उसको सुना। मैंने 2-3 दिन गाने सुने और मैंने महसूस किया कि मेरे अंदर एक अच्छी एनर्जी बहने लगी। मुझे अच्छा लगने लगा और जो हुआ था उसमें मैं पॉज़िटिव देखने लगी कि जो हुआ है शायद वो अच्छा हुआ है और अ, उसे होना ही चाहिए था। तो मुझे लगा कि ये मेरे लिए एक चांस है कि मैं जिस भगदड़ में अपने आप को भूल गई थी, उस भगदड़ ने मुझे छोड़ दिया है कि अब तुम अपने आप को ढूँढ लो। तुम कहाँ खो चुके हो, तुम्हें क्या होना चाहिए, तुम क्या होना चाहते थे, तुम कैसे थे? तो वो मेरे लिए अपने आप को ढूँढने का एक सफ़र बन गया। और जब उस सफ़र में मुझे गीतों ने साथ दिया मेरा, तो मैंने उनके लिए बहुत ही कृतज्ञता महसूस की और इस तरह मेरा पहला ब्लॉग निकला था। शायद 2016 में था वो, जब मैंने पहला ब्लॉग लिखा था और उसका नाम था पंछी बनूँ उड़ती फिरूँ। और उसमें वो ब्लॉग इसी बारे में था कि आप जिस तरह के गाने सुनते हैं उस तरह के गानों से आपको कैसा फ़ील होता है, आपकी साइकोलॉजी चेंज होती है और इनफैक्ट पता भी चलती है। अगर आप किसी बंदे की प्लेलिस्ट देखें तो आपको पता चलेगा कि वो किस तरह का इंसान है। तो वो पहला ब्लॉग मेरा उसी बारे में था। और तब तो इनफैक्ट फ़ेसबुक पे था या कहाँ था मुझे याद नहीं। लेकिन उसको बड़ा ही अच्छा एप्रिसिएशन मिला। तो मेरे हस्बैंड ने ही मुझसे कहा देखो तुम तो लिख सकती हो, तुम लिखा करो, तुम तो अच्छा लिख लेती हो। तो मुझे लगा अच्छा ये अच्छा लिखा हुआ है। तो इस माशाल्लाह, आप मतलब अच्छा लिख लिख भी लेती हैं। और सकते जो हैं। उपमा का प्रयोग आप कर रही हैं, जो कंपैरिजन वो काफी मतलब हाँ। अव्वल दर्जे का होता है। वो आप सोचती कैसे? मैं सोचता हूँ कि मतलब किधर से किधर कंपेयर कर लेती हैं आप। लड़कों की जवानी और दूध का उबलना, कैसे कैसे किधर भी कहीं से भी आप कुछ भी उठा लेती हैं। हाँ, ये तो वही ज़्यादा सोचने का नतीजा है ये। जो तब कई तो दिशाओं में दिमाग मतलब तब तो चलता ये है ये मतलब उसका। राइटर्स लोग को ज्यादा सोचना चाहिए फिर, तब तो मतलब अगर ऐसी राइटिंग चाहिए तो। हाँ, मुझे लगता है जो भी लोग अच्छा लिखते होंगे, वो डेफ़िनेटली सोचते बहुत होंगे। बिना सोचे तो एक ही ढर्रे पे दिमाग चलता है। अगर आप कई तरह की चीज़ों में उसको जोड़ पाते हैं, तो वो सोचने से ही होता है। जब आपके दिमाग में इतना चल रहा हो भर-भर, भर-भर, तभी हो पाता है। तो मैंने तब पहली बार लिखा था, जो कि मोस्टली मेरा नहीं ग्रैटिट्यूड था टुवर्ड्स गाने कि इन्होंने मुझे सँभाल लिया। फिर मैंने फिर 1-2 बार लिखा पर तब मैं इंग्लिश में लिखती थी। तो मेरा जो है इंग्लिश का ब्लॉग चला कुछ समय और वो काफ़ी ना एग्ज़ॉस्टिंग होता था क्योंकि वो फन नहीं होता था। वो मेरी जद्दोजहद होती थी कि जो भी मेरे दिमाग में चल रहा है, वो उससे मैं कैसे बाहर निकलूँ। तो मेरे ख़्याल से मैंने एक ब्लॉग भी लिखा था कि ह्यूमन्स आर नॉट क्लोज़ेट्स,
जहाँ आप अपने आप को छुपा लो, आप इंसान हो, इंसान की तरह जियो। तो उसमें मैंने बताया था कि हाँ, मुझे फायर कर दिया गया और मुझे कैसा लगा, मैं कैसी स्थिति से गुज़री। और काफ़ी समय तक तो मुझे लगता था कि वो सीनियर मुझे दिख जाए कहीं, मतलब मेरे दिमाग में ना काल्पनिक मीटिंग चलती रहती थी कि वो मेरे घर आया है, सोफ़े पे बैठा, मैंने उसको ठाई से मार दिया, उड़ा दिया उसको मैंने। कहीं में जो है यूपीएस टाइप। एक्चुअली मेरा अंदर गुस्सा बहुत है, तो मैं ना किसी के भी ऊपर मुझे गुस्सा बड़ी जल्दी आता है कि इसने मेरे साथ ऐसा कर कैसे दिया? तो मैं इसे गोली मार दूँ। लेकिन फिर धीरे-धीरे ना समहाउ वो चीज़ मेरी चेंज हो जाती है। वो सोचते-सोचते मैं उस इंसान के पर्सपेक्टिव से सोचना शुरू कर देती हूँ कि इसने ऐसा क्यों किया होगा? ये ऐसा क्यों है? क्योंकि चाहे मैं दूसरों के बिलीफ सिस्टम ना मानूँ, चाहे दूसरों की जो सोच या विश्वास धारणा है, उसको भले ही नहीं विश्वास कर पाती हूँ, लेकिन मुझे हर इंसान में विश्वास होता है कि ये इंसान अपने आप में ऑथेंटिक है और अपने आप में मजबूत है। ये अपने आप को साबित कर पाता है कि ये सही है। तो वो कैसे कर पाता होगा? वो क्या सोचता होगा कि अपने आप को सही साबित कर पाता है? शायद यही सोचने की प्रोसेस होती है जिसमें ना मैं दूसरे कैरेक्टर्स में सोच पाती हूँ कि अगर मैं इसकी जगह होती और मैंने ये किया होता, तो मैं अपने आप को क्या बता रही होती कि मैंने क्यों किया है? क्योंकि कोई भी इंसान अपने आप को ये नहीं कहता ना कि मेरे तो मन में आया तो मैंने कर दिया। नहीं, अप डीप विदिन उसके पास जस्टिफिकेशन होता है कि उसने क्यों किया। तो वही चीज़ मुझे जो है राइटिंग में हेल्प करती है कि कोई अगर कुछ कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है? उसका क्या वैलिडेशन उसके पास होगा? पूरी कहानी तो तो खैर इसी का बस प्रयास ही होती है कि जीवन समझे, ह्यूमन नेचर समझे। इस मामले में तो मतलब बहुत हाँ, सही है। हाँ, तो यही चीज़ अब मैं जो है लिख लेती हूँ। पहले लिखती नहीं थी, अब लिख देती हूँ। तो इससे मेरा जीवन में काफ़ी काफ़ी बदलाव आया। अब तो मैं काफ़ी वैसे तो ये बताइए शांत कि हूँ, ऐसा कौन से लगता गाने सुनने चाहिए जब आदमी डिस्टर्ब हो, आपका आपके हिसाब से है। कौन मेरा से? मन मे हाँ, मेरा मन जब मैं जो है थोड़ा-सा डल सा फ़ील करती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं पंछी बनूँ, उड़ती फिरूँ, गाना सुन लूँ। अगर कभी मुझे थोड़ा-सा ठंड-वंड से कुछ लग रहा होता है या मौसम बड़ा ही अच्छा होता है, तो मैं मौसम है आशिकाना टाइप का गाना सुन लेती हूँ। और अभी जैसे जब से मैं यहाँ मेलबर्न आई हूँ, तो मुझे मेरा पहाड़ बिल्कुल जैसे मिल गया है दोबारा। हर समय ठंडा। आप कभी भी ना, ये सब मेरी नॉर्मल वेशभूषा नहीं है, ये मेरे शरीर का हिस्सा हो चुके हैं। ये टोपी कभी नहीं उतरती, ये स्वेटर, जैकेट कभी नहीं उतरते हैं, मोजे हमेशा रहते हैं मेरे पैरों में। तो ये सब मेरा हिस्सा हो चुके हैं। तो मुझे वो गाना बड़ा अच्छा लगता है हुस्न पहाड़ों का, क्योंकि है भी बड़ी खूबसूरत जगह, तो मैं अक्सर वो गुनगुनाया करती हूँ। अगर मैं इन गानों से आपका ब्रेन बहुत तो ज़्यादा दिखता है, आपके जितने चैप्टर्स होते हैं बेसिकली गानों के टाइटल पे ही होते हैं। हाँ, क्योंकि वो मतलब सोचते-सोचते दिमाग वैसा चलता ही है मेरा कि मतलब क्या, मतलब किसी भी आप सिचुएशन में आपका मतलब टाइटल पहले आता है गाना, या उसके हिसाब से आप लिखना शुरू करते हैं कि लिखते लिखते आपको लगता है कि अच्छा ये मूड इस गाने पे आ रहा है तो ये इस गाने का टाइटल डाल देते हैं? हाँ, शायद क्योंकि टाइटल तो मैं बाद में लिखती हूँ। पहले तो मैं, मेरा जो प्रोसेस है लिखने का वो यही है कि मैं सबसे पहला ड्राफ्ट फेसबुक पे लिखती हूँ। तो बिना किसी टाइटल के होता है, वो बस लिखती चली जाती हूँ। जब मैं उसे बाद में पढ़ती हूँ तो मुझे पढ़ते-पढ़ते ना कोई गाना दिमाग में चलने लगता है, तो मैं कहती हूँ यही इसका टाइटल ठीक रहेगा, तो उसका टाइटल वो कर देती हूँ। तो ऐसी प्रोसेस रहती है मेरी। तो गानों से मैं काफ़ी प्रभावित रहती हूँ, गाने मुझे काफ़ी हेल्प करते हैं। अभी कुछ गाने ऐसे होते हैं जो नहीं गाए जाते। मतलब उनके साथ कुछ ऐसी यादें जुड़ी होती हैं जो गाने को मतलब नहीं गा सकती मैं। जैसे मेरे पापा के कुछ फ़ेवरेट नहीं गाने तो हैं खैर या उन जो वो गानों को मैं सुनाया रिक्वेस्ट करते। भी नहीं करूंगा, पर हाँ मैं चलते समय या चलते चलते मैं एक गाने की रिक्वेस्ट जरूर करूंगा आपसे। एक गाने की रिक्वेस्ट, गाना ओके, तो मैं अपना फ़ेवरेट गाना ही सुनाती हूँ, हुस्न पहाड़ों का। मैंने जी। पहने भी हुआ है सब ठंडा-ठंडा वाला कपड़ा। और मुझे वो गाना पसंद भी बहुत है, क्योंकि उसका ना एक पहाड़ी फ़ील आता है उसमें। कहाँ से शुरू होता है?
एक तो मुझे गाने पूरे याद नहीं रहते हैं, बड़ी वो है कि बीच से कहीं से भी कुछ याद आ जाता है मुझे, वो मैं उसी में जो है गोल-गोल घूमती रहती हूँ। कोई नहीं। हाँ, 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 हाँ। ओ हो हो, ओ हो हो, ओ हो, ओ हो, ओ हो। हुस्न पहाड़ों का ओ साहिबा, हुस्न पहाड़ों का क्या कहना के बारह महीने यहाँ मौसम जाड़ों का। फिर बहुत खूब, बहुत खूब। अगली लाइन अगली लाइन में भूल गई। कोई तुम बात नहीं। परदेसी किधर से आए, आते ही मेरे मन में समाए, करूं क्या हाथों से मन निकला जाए, करूं क्या हाथों से मन निकला जाए। छोटे छोटे झरने हैं कि झरनों का पानी छूकर कुछ वादे करने हैं। झरने तो बहते हैं कसम ली पहाड़ों की, जो कायम रहते हैं। इतना ही याद आया। नहीं, बहुत सही, बहुत अच्छा गाया है। हमको लगता है कि इसी गाने के नोट पे अब हम लोग अच्छे अच्छे मूड में आ गए हैं, तो यहीं पे आप अच्छी अच्छी एंडिंग पे इसको छोड़ देना चाहिए फिर नेक्स्ट मुलाकात के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, तो ठीक बात है। तो आप हमारे प्रोग्राम में आए और अपनी जिंदगी की बहुत सारी बातें शेयर की, अपनी प्रेम कहानी, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हिमा जी। अरे आपने इतने अच्छे अच्छे बातें छेड़ी, इसके लिए आपका धन्यवाद। मेरा मूड काफी अच्छा हो गया। नहीं तो सही काफी बात है, खुश हो गई हूँ। कुछ तो रहना ही हाँ चाहिए। हाँ, खुश तो रहना ही चाहिए, बिल्कुल। ये बातचीत आपको कैसे लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी और बातचीत सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं।